मोहन राकेश जी के आधे अधूरे नाटक की प्रमुख नायिका सावित्री के चरित्र चित्रण की विशेषताएं समझाइए। इस टाइप का क्वेश्चन भी आपके सामने आ सकता है। ये नया क्वेश्चन है, नया टॉपिक है कि सावित्री का क्या चरित्र चित्रण रहा। तो आप लोगों ने पूरी कहानी सुनी है, हम आगे समझते हैं कि सावित्री का चरित्र चित्रण क्या। अब सिर्फ जो चर्चा होगी वो सावित्री के विषय में होगी कि आधे अधूरे नाटक में सावित्री एक प्रमुख और सशक्त पात्र है और ये नाटक में शुरू से लेके अंत तक ये घटनाओं की मूल रही है। पूरी शुरू से जो नाटक शुरू हुआ है और अंत तक समापन जो नाटक का हुआ है उसमें सावित्री का प्रमुख रोल है। नाटक के जितने भी पात्र हैं वो सावित्री से संबंधित रखते हैं तथा निर्विवाद रूप से सावित्री इस नाटक की नायिका है। उसके बहिरंग व्यक्तित्व का चित्रण, व्यक्तित्व दो प्रकार का होता है, आपने पढ़ा होगा, अंतरंग व्यक्तित्व और बहिरंग व्यक्तित्व। उसका जो आंतरिक नहीं बात चल रही, बहिरंग व्यक्तित्व की बात चल रही है। उस बहिरंग व्यक्तित्व का चित्रांकन नाटककार ने इस नाटक में किया है। उसकी उम्र लगभग 40 की है, बहुत सुंदर है, यौवन अवस्था की ओर है, सिंपल वस्त्राभूषण है, सुंदर सी साड़ी पहने हुए है और एक बहुत सुलझी हुई महिला दिखाई पड़ती है। लेकिन अगर इस नाटक की अपेक्षा से देखें, एक्चुअल में देखने की बात कर रहे हैं कि सावित्री एक सुलझी हुई महिला, सीधी महिला दिखाई देती है। परंतु यदि हम इस नाटक की अपेक्षा से देखें तो इस नाटक में वो अधिक विवादास्पद है। नाटक की अपेक्षा से सावित्री का दोहरा व्यक्तित्व है। उसका आंतरिक व्यक्तित्व कुछ और है और बहिरंग व्यक्तित्व कुछ एक है। घर के भीतर कुछ और है और घर के बाहर कुछ और है। घर में वो अपने पति की, बच्चों की देखभाल करती है, चिंता करती है, लेकिन घर में वह माँ का रूप भी निभा रही है, पत्नी का रूप भी निभा रही है। लेकिन जब जैसे ही वो बाहर निकलती है तो वो एक प्रेमिका का रूप धारण कर लेती है। अपने बॉस के साथ उसने अवैध संबंध बना कर रखे हैं। वो चाहती है कि मेरे बेटे को नौकरी मिल जाए और बेटे की नौकरी के लिए वो अन्य पुरुषों से भी संबंध बनाती है। लेकिन जब ये सब काम वो महिला करती है, किसके लिए कर रही है? आंतरिक व्यक्तित्व अपने बच्चों के लिए। लेकिन बहिरंग व्यक्तित्व उसका चरित्र जो है उसका पतन हो चुका है, गिर चुका है, वो चारित्रिक रूप से गिर चुकी है। तो उसका जो बेटा है अशोक, वो उसको 1% भी पसंद नहीं कर रहा है। वो माँ को बार बार समझा रहा है कि माँ इसकी ज़रूरत नहीं है। आज का जो ज़माना है वो सिफारिश का है, आज का ज़माना हो पैसों का है। सावित्री की यह त्रासदी है कि घर में दोनों पुरुष होने के बाद भी, दो पुरुष हैं घर में, पति भी है, बेटा भी है, 2 पुरुष होने के बाद भी उसे बाहर के आदमियों से निपटना पड़ता है। सावित्री के नियंत्रण पर जब घर मेहमान आते हैं तो सावित्री का ही बेटा उन मेहमानों की मजाक उड़ाता है। पति घर से गायब रहता है, वह तंग आ जाती है। कौन? पति बार बार ये सब देखकर घर से बाहर चला जाता है और बेटा मजाक उड़ाता है, तो बहुत जोर से तंग आ गई है। कौन तंग आ गया है? सावित्री। और सावित्री को ये सब पसंद नहीं है। तो ऐसी स्थिति जब बनती है तो महेंद्र सिंह कोशिश कर रहा है कि क्यों ना सावित्री की नौकरी छुड़वा दी जाए और घर बैठे। ये काम करने नहीं जाते हैं और ताने से भी नहीं चूकते हैं। आधे अधूरे इस नाटक में मनोव्यथा की यथार्थ स्त्री का चित्रण किया गया है। मनोव्यथा आप समझ रहे होंगे,
जो नाटक है इसमें पूरी मनोव्यथा बताई गई है सावित्री की, किस तरीके से वो दोनों परिचय सहन कर रही है, अंतरंग और बहिरंग परिचय सहन करती है। आखिर में वो अपने परिवार पे इतनी खपा हो जाती है और इतनी मेहनत भी करती है और अंत में अपने आप से एक क्वेश्चन करती है कि आखिर सावित्री को क्या मिला? सिर्फ अपमान, सिर्फ ताने, सिर्फ व्यंग। जिस आदमी को उसने पसंद किया घर वालों ने उसका मजाक उड़ाया, जो आदतें घर वालों को उसकी पसंद नहीं आती थी वही आदतों के कारण वो घर का खर्चा चला रही है। एक तरफ कहा जाता है कि गृह लक्ष्मी से स्वर्ग बनता है, ऐसा माना जाता है कि घर की लक्ष्मी है, गृह लक्ष्मी है, और वो लक्ष्मी चाहे तो घर को स्वर्ग बना देती है, वो चाहे तो नरक बना देती है। यहाँ यही दृष्टि हो गई है, यही स्थिति हो गई इस नाटक के अंतर्गत, और वर्तमान में भी ये स्थिति बनती जा रही है। वह उच्छृंखल हुई तो अच्छा सा घर भी क्या बन गया है? नरक बन गया है। आधुनिक विचार वाली, शिक्षित एवं नौकरी पेशा नारी भी अपने घर को स्वर्ग बना सकती है यदि वह खोखली और अर्थहीन महत्वाकांक्षा में ना पड़कर सिर्फ अपने व्यक्तित्व को बनाए रखती है। यदि वो अपने व्यक्तित्व को संयमित रखती है तो वो नारी चाहे तो घर को स्वर्ग बना सकती है। और यदि वही नारी झूठे दिखावे में, अर्धहीन स्वाभिमान में, कोरी कल्पनाओं में, कोरी चपलताओं में यदि वो भ्रमित हो जाती है तो वो तितली बन जाएगी, वो गृहिणी नहीं बन सकती, कदापि गृहिणी नहीं बन सकती। आदि अधूरे नाटक में सावित्री जो है एक ऐसी ही गृहिणी है, पूरा भरा पूरा परिवार है, उस परिवार को वो घर नहीं बना पाई, उस परिवार को वो स्वर्ग नहीं बना पाई। वह दीनहीन है, असमर्पित है, आत्मसमर्पण उसने घर के प्रति किया तो है परंतु वो नारी ना बन सकी, पूर्ण रूप से समर्पण ना कर सकी, वह अपने स्वाभिमान को सुरक्षित ना रख सकी। वह स्वावलंबी स्त्री है, सारे परिवार के बोझ को अपने ऊपर ले रखा है, सारी इच्छाओं को अपनी दबा रखा है, सब कुछ कर रहा है, फिर भी उसके परिवार की जो आर्थिक स्थिति है उसकी नाटक का केंद्र बिंदु है। परिवार की जो आर्थिक स्थिति है वो नाटक का केंद्र बिंदु है। अभी उस नाटक पर वो आश्रित है। आर्थिक रूप से परिवार को पोषिका होने के उपरांत उसकी उत्सृंखल महत्वाकांक्षाएं जो हैं वो जबरदस्ती परिवार पर थोपी जा रही है। जबरदस्ती परिवार पर थोपा जाना, जबरदस्ती पूरे परिवार में विघटन का कारण बनती जा रही है। अतः हम अंत में ये देखते हैं कि सावित्री की चरित्र की कौन कौन सी विशेषताएं हैं, क्या क्या अच्छाई हैं सावित्री के। तो चलो हम पहले उनकी विशेषताओं के बारे में समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कर्तव्य बोध नारी। कितना अच्छा पॉइंट है। सावित्री आधे अधूरे नाटक की मूल नायिका है। नाटक में महेंद्र सिंह जी कर्तव्य से विचलित हो गए हैं, अपने कर्तव्य पथ को निभा नहीं पा रहे हैं, परंतु दूसरी ओर सावित्री कर्तव्य परायण नारी है। वह कठोर परिश्रम करके बेकार से बेकार पति महेंद्रनाथ और उनके बच्चों का पालन पोषण करती है। नाटक के शुरू में वो बहुत थकी हारी है और थकी हारी होने के बाद वो घर में प्रवेश करती है। नाटककार मोहन राकेश जी का कहना है कि स्त्री सावित्री बहुत कुछ संभाले रखती है।
खान पीन की व्यवस्था उसके हाथ में है, बच्चों के पालन पोषण की व्यवस्था उसके हाथ में है, घर की साज सज्जा सुश्रूषा आदि व्यवस्था उसके हाथ में है। लेकिन सावित्री जब दफ्तर से घर आती है, ऑफिस से काम करके घर आती है, तो चेहरे पर दिन भर की थकान और चीज़ों के साथ चलकर आने की उलझन इतनी अधिक है, दिमाग में पूरे टाइम उलझन बनी हुई है। जब आप घर आती है और एक नज़र अपने घर में डालती है तो कहीं कुर्सी बिखरी है, कहीं सोफा बिखरा है, कहीं कपड़े बिखरे हैं, सारा घर जब उसको अर्ध अस्त व्यस्त दिखाई देता है तो वो अपने आप को कोसती है। क्यों कोस रही है? देखिए, आप देखिए, नाटक देखिए, इतनी मेहनत करने के बाद भी एक स्त्री अपने आप, ये स्थिति है वास्तव में मध्यम परिवार की, ये स्थिति है। जो महिला बहुत मेहनत करती है, घर को आगे बढ़ाने का प्रयास करती है, उसे सुनना पड़ता है, और जो कुछ नहीं कर रहा है वो चार सुनाता है। बहुत बुरी स्थिति है, व्यंग्यात्मक स्थिति है। उसी प्रकार से सावित्री परिवार के लिए अर्थार्जन करती है, दूसरी तरफ बच्चों की जिम्मेदारी और दायित्व को अपने कंधे पर संभाले हुए है। पुत्र अशोक और पुत्री बिन्नी बिन्नी के विकास के लिए बहुत सुख सुविधाएं जुटाती है, उनकी सुख सुविधाएं के लिए चिंतित है। यह घर घर बन जाए वो भरसक प्रयास कर रही है, किंतु उसके बाद भी जब वो घर पर सिंघानिया को आपतित करती है और बच्चे और परिवार की दशा सुधारने की बात करती है, तब बेटा उनका जो है वो अशोक बहुत ही उल्हाने देता है। वो सिंघानिया जी से उल जलूल बातें करता है, सिंघानिया से उल जलूल हरकतें करता है, और तो और कागजों की चिट्ठियाँ बनाकर सिंघानिया के ऊपर उड़ा देता है, पतंगे बनाकर उड़ा देता है। जब ये स्थिति सावित्री देखती है तो सावित्री नर्वस हो जाती है। सावित्री उस आधुनिक नारी का प्रतिनिधित्व करती है जिसका पति महेंद्रनाथ पूर्ण रूप से निठल्ला है। वह कर्तव्य बोध नारी की बात चल रही है, तो वह नारी परिवार के संचालन का बोझ अपने सर पर रही है। अपने बेटा और बेटी की नौकरी की चिंता है, परिवार की आर्थिक व्यवस्था की चिंता है, ऑफिस में भी वो सम्मान चाहती है, ऑफिस में भी वो मेहनत कर रही है, और फिर भी उसके बाद भी उसके जीवन में दिनों दिन तनाव बढ़ता जा रहा है। पूरा परिवार टूट गया है, दिन रात उसके जुटे रहने के बाद भी पूरा परिवार उसका तिरस्कार करता है। तो इस प्रकार से सावित्री एक कर्तव्य बोध युक्त नारी है। दूसरा पॉइंट है महत्वाकांक्षी आधुनिक नारी। आधे अधूरे नाटक में जो सावित्री है बहुत एक महत्वाकांक्षी नारी दृष्टिगोचर होती है। महेंद्रनाथ सावित्री की महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने में सर्वथा असमर्थ है। अपनी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति करने के लिए सावित्री अन्य पुरुषों से संबंध बनाती है और सभी के साथ आलम्बन पाकर एक विषैला वातावरण उत्पन्न हो जाता है। उसके जीवन में आने वाले पुरुष जुनेजा, शिवजी, जगमोहन जी, मनोज जी, सब ने अपनी अपनी कामनाओं की पूर्ति उससे की है। कई पुरुषों से संबंध बनाने के बाद भी वो अपनी पारिवारिक पूर्ति नहीं कर पा रही है। उसके जीवन में आने वाले पुरुष जुनेजा, जगमोहन, शिवजी, मनोज, सभी ने अपनी अपनी दुर्बलता का फायदा उठाया। सभी ने उसकी दुर्बलता, अपनी अपनी नहीं, सभी ने उसकी दुर्बलता का फायदा उठाया। जब आगे का मार्ग बंद हो गया है सावित्री के सामने, तो वह लौटकर अतीत की तरफ आती है और वो हताश हो जाती है। जगमोहन भी अपने बच्चों की आड़ में, बच्चों के भविष्य की आड़ में सावित्री से
पीछा छुड़ा लेता है, सावित्री से दामन छुड़ा लेता है। वह पुनः ढही हुए संकल्पों की ओर रेत की समान लौटकर वापिस आ जाती है। कितनी त्रासदायक बन जाती है जिंदगी। वह व्यक्ति चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहा है, उसकी परिस्थितियां बड़ी दयनीय सी हो गई हैं। अपूर्णता की संसार में उसे कोई पूर्णता दिखाई नहीं दे रही है। सारा संसार उसे विष का समान दिखाई देने लगा है। किसको? सावित्री को। नाटक के अंत में आने वाला जुनेजा सावित्री के जीवन की वास्तविकता पर प्रकाश डालता है। चारों पुरुषों में से कोई भी पुरुष उसका पति होता तो वह निराशा का स्वरूप ही होता। कौन समझा रहा है ये? जुनेजा। क्या समझा रहा है सावित्री को? कि चाहे जगमोहन जी होते, चाहे मनोज होता, चाहे शिव जी होते, कोई भी होता, चाहे मैं खुद होता, कोई भी आपका पति होता तो आगे वो संकट में ही डालता। सावित्री तो में कोई साथ देने वाला नहीं था। इस प्रकार जुनेजा के संवाद से सावित्री और अधिक अंदर से हिल जाती है, अंदर से गल जाती है। अब वो क्या करे, क्योंकि वहाँ जीने का उसका कोई मतलब नहीं रहा है। कितना कुछ एक साथ जोड़कर जीना। तो नाटककार का कहना है कि जब भी बुलाया है आदमी को नहीं, उसके तनख्वाह को और उसके रुतबे को बुलाया है। नाटककार क्या कहता है? सावित्री पे इल्ज़ाम है कि सावित्री ने जब भी बुलाया किसी आदमी को नहीं बुलवाया, अपने घर बुलाया है तो उसके रुतबे को बुलाया, उसकी तनख्वाह को बुलाया है। शुरुआत में महेंद्र नाथ जी तो थे, एक समृद्ध व्यापारी थे, और समृद्ध व्यापारी होने के कारण वो अपनी सावित्री की महत्वाकांक्षाओं को पूरा ध्यान रखते थे। उन्होंने उस महंगाई के ज़माने में भी 400 रुपये का किराए से एक कोठी ले रखी थी। बच्चों का आना जाना, बच्चों की शिक्षा, कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ाई होना, किस्तों पर फ्रिज का खरीदना, मतलब जो भी है बहुत ऊंचे स्तर का, एक सेठिया स्तर का जो रहन सहन होता है, वो महेंद्र नाथ ने उनकी पूर्ति, महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति करने की कोशिश की। और जब उनकी महत्वाकांक्षाएं पूर्ति करते करते महेंद्र नाथ रह गए और वो उनकी आकांक्षाएं पूरी नहीं हो पाई, किसकी? सावित्री देवी की। तो वो कहते हैं एक विषकामनी बन के गए थे। अतः अंत में कह सकते हैं कि सावित्री उस आधुनिक नारी का प्रतिरूप है जो अपनी महत्वाकांक्षाओं और अपनी इच्छाओं की पूर्ति हेतु पुरुषों से अनैतिक संबंध बनाकर भारतीय नारी के आदर्श को और गरिमा को ठेस पहुंचाती है तथा अपने परिवार का विघटन का कारण बनती है। समझ गए ना आप लोग कि जो भी घिनौना काम किया है वो सावित्री ने किया है, एक अपनी महत्वाकांक्षा की पूर्ति करने के लिए। अब चौथा पॉइंट है भौतिक सुख सुविधा भोगनी नारी। सावित्री के चरित्र की तीसरी विशेषता चल रही है, भौतिक सुख सुविधा भोगनी नारी। सावित्री वास्तव में एक सुविधा भोगनी नारी है। वह केवल अपनी सुविधाओं पर ध्यान, उसे सिर्फ अपनी ही चिंता है, उसे अपनी ही अहमियत है। वह यह भी नहीं सोचती है कि उसकी भोगवातिता से परिवार का क्या हाल होगा। परिवार में घुन लग गई है। वह कामुक है और सुविधाजीवी नारियों का ही प्रतिनिधित्व करती है। अपना पति उसे निकम्मा लगता है, अपना पति उसे अधूरा लगता है। क्यों? इसलिए कि वह उसमें अपने एक मादा और उसमें एक शख्सियत उसमें दिखाई नहीं देती है। वह आदमी में एक साथ कई चीज़ें देखना चाहती है, बहुत सारी चीज़ों को समेट कर चलती है सावित्री। वह अपनी पति में भी वही चीज़ें खोजती है। कौन कौन सी चीज़ें? पद, बड़े पद पर हो, व्यक्तित्व भी हो, वैभव भी हो और एक पूरा आदमी भी हो। सावित्री के साथ विवाह के समय महेंद्र नाथ एक सफल, एक समृद्धशाली व्यापारी थे
और सावित्री की असीम इच्छाएं थी। उन असीम और अनंत इच्छाओं को महेंद्र नाथ ने ना समझी में और अय्यासी प्रवृत्ति ना मारकर अपने सारे धन को सावित्री के ऊपर लुटा दिया, सारे धन को सावित्री के ऊपर निछावर कर दिया। इसीलिए तो वो बार बार कहता है महेंद्र नाथ कि जो हमें पतन हमारा हुआ है उसका मुख्य कारण सावित्री है। सावित्री कठोर परिश्रम करके भी अब पूरा परिवार का पालन पोषण करती है, परंतु फिर भी वो अपने सुख के प्रति लालायित रहती है। और अब वो जगमोहन के साथ घर छोड़ने के लिए भी तैयार हो गई। अब वो सोचती है कि महेंद्र नाथ हमारे जीवन यापन नहीं कर सकते हैं, तो महेंद्र नाथ को छोड़कर अब वो किसके साथ जाने को तैयार हो गई है? जगमोहन जी के साथ जाने को तैयार हो गई। कौन? सावित्री। सुप्रसिद्ध रंग शिल्पी ओम शिल्पी का कहना है कि महेंद्र नाथ सावित्री से बहुत प्रेम करता है और सावित्री भी उसे चाहती रही। लेकिन ब्याह के बाद जब महेंद्र नाथ को बहुत से निकट से जाना तो वो विस्तृण होने लगी, वो घबराने लगी, वो उसके जीवन में एक निराशा उत्पन्न होने लगी। क्योंकि सावित्री की अपेक्षाएं बहुमुखी हैं, सावित्री की अपेक्षाएं अनंत है। नाटक में पुरस्कार अर्थात जुनेजा जो है वो भी स्त्री की उच्च महत्वाकांक्षाओं, मृग तृष्णा और उसके अंतर्बोध के प्रकट करते हुए कहता है जुनेजा ने भी स्त्री की जो महत्वाकांक्षा है उसका विरोध किया, जो अंतर्विरोध प्रकट किया। क्या कहा जुनेजा ने? असली बात यह है कि महेंद्र की जगह अगर कोई भी आदमी होता तुम्हारी जिंदगी में तो भी वो 2 साल बाद तुम यही महसूस करती कि हमने गलत आदमी से शादी कर ली। कौन कह रहा है? जुनेजा। किसको समझा रहा है? सावित्री को। क्या ऐसा नहीं तुमने महेंद्र से शादी की है इसलिए तुम पछता रही हो? तुम इस नाटक के किसी भी व्यक्ति से शादी करती और बाद में, क्योंकि तुम्हारे ऐश आराम बहुत हैं। उसकी जिंदगी में ऐसा कोई महेंद्र नहीं, कोई शिवजीत नहीं, कोई जगमोहन नहीं जिसकी वजह से तुम ये सोचती हो कि मैं खुश हूँ। 1-2 शादी करने के 1-2 साल बाद तुम्हें हर पुरुष खराब दिखाई देने लगता, क्योंकि वो तुम्हारी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता। और सावित्री की जो आदत बन गई है कि हमारी भौतिक सुख सुविधाएं हैं, अर्थात सावित्री ये नहीं चाहती है कि जितनी चादर है हम उतना ही पैल फैलाएं, एक साथ बैठें, एक साथ खाएं। ये सावित्री के जीवन से निकल चुका है। वह कुछ भी हो किसी एक जगह नहीं मिल पाती है। इस कारण वह सावित्री जो है हमेशा बेचैन सी रहने लगी है और वो अपने परिवार से संतुष्ट भी नहीं है, ना वो पति से संतुष्ट है और ना ही अपने बेटे से संतुष्ट है। अर्थात लास्ट में हम कह सकते हैं कि एक भौतिक सुख सुविधा भोगनी नारी है। नेक्स्ट पॉइंट है, चौथा पॉइंट, दाम्पत्य जीवन से असंतुष्ट नारी। कौन से जीवन से? दाम्पत्य जीवन से। सावित्री अपने दाम्पत्य जीवन से पूर्णतः असंतुष्ट है। वह अपने पति महेंद्रनाथ को निठल्लेपन, पराश्रित और दब्बूपन के कारण उसे पति रूप में पाकर संतुष्ट नहीं है। देखिए सावित्री की सोच क्या बन गई है। वो कहती है कि मेरा जो पति है वो निठल्ला है, वो पराश्रित है, वो दब्बू है और ऐसे पति के साथ मैं जीवन व्यतीत नहीं कर सकती। विवाह के पहले महेंद्रनाथ एक धनाढ्य व्यापारी थे, लेकिन विवाह के पहले उनके पास बहुत पैसा था, परंतु अय्यासी के कारण और सावित्री की महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के ऊपर महेंद्रनाथ ने अपना सारा पैसा लुटा दिया है, जिसके कारण परिवार की सुख चैन सब छिन गई है। और जब नारी की असीम इच्छाएं हैं अब वो अनंत बढ़ती जा रही हैं और उनकी पूर्ति नहीं हो रही हैं, तो वो महेंद्र सिंह को आधा अधूरा मान रही है और पत्नी का प्रेम का समर्पण भी नहीं कर पाई है। इतना ही नहीं, क्षुब्ध हालत में तो वह अपने आप को महेंद्र की पत्नी मानने से भी इनकार करती है। वो बार बार ये कहती है, महेंद्र के जो दोस्त हैं जुनेजा या खुद का दोस्त जो है जगमोहन, उन सब से कहती है कि मत कहिए मुझे महेंद्र की पत्नी। जुनेजा से तो वो बार बार कहती है। जब वो कहते जुनेजा आकर घर कहते हैं महेंद्र जी की पत्नी से
भाभी जी तो कहता मत कहिए मुझे महेंद्र की पत्नी। महेंद्र भी एक आदमी है जिनका अपना घर बार है, पत्नी है। यह बात महेंद्र ने व्याह क्या किया, आप लोगों की नज़र में आपका ही कुछ आपसे छीन लिया। महेंद्र अब पहले की तरह हंसते भी नहीं। देखिए सावित्री की इस तरीके के व्यवहार से महेंद्र के चेहरे से हंसी भी गायब हो गई है। अब वो दोस्तों के बीच बैठता है, खिलखिलाता भी नहीं, हंसता भी नहीं। महेंद्र पहले जैसा महेंद्र नहीं रह गया है। महेंद्र ने बहुत कोशिश की कि वो वैसा ही बना रहे, परंतु जब सावित्री की तरफ से इतने व्यंग्यात्मक कटाक्ष होने लगे तो अब वो महेंद्र पहले के जैसा महेंद्र नहीं रह गया है। महेंद्र घर के अंदर भी दिन रात छटपटाता है, दीवारों से पटकता है, बच्चों को पीटता है, बीवी के घुटने तोड़ता है। इस पंक्तियों से स्पष्ट होता है कि अब महेंद्र को जब कभी गुस्सा आ जाती है तो वो सावित्री की पिटाई भी कर देता है, कभी कभी बेटियों को भी मार देता है। तो जब इस तरह की घर की स्थिति बन गई है तो इनसे स्पष्ट हो रहा है कि सावित्री जो है वो अपने दाम्पत्य जीवन से खुश नहीं है, पूर्णतः असंतुष्ट है। विवाह के 2 वर्ष के भीतर ही महेंद्रनाथ सावित्री को एक पूरे आदमी का आधा चौथाई से भी कम एक लज्जाहीन पुरुष लगने लगा और पूरे आदमी की तलाश में वो यहाँ वहाँ घूमने लगी। महेंद्र का मित्र जो जुनेजा है वो पैसे और दबदबे के कारण एक काइया व्यक्ति है, बहुत बदमाश व्यक्ति है। जुनेजा के साथ कोई मार्ग ना मिल पाने के कारण उसकी दृष्टि क्रमशः किस पर गई, शिवजीत पर, जगमोहन जी पर, मनोज जी पर, सिंघानिया जैसे पुरुषों पर पड़ती है और उनके साथ ही वह अपना बाकी जीवन व्यतीत करने के लिए प्रयास करती है, लेकिन वहाँ भी वो असफल रहती है। तो कहने का मतलब है कि वो शादी करने के बाद भी अपने दाम्पत्य जीवन से भी संतुष्ट नहीं है और बाद में जिन जिन पुरुषों से उसने प्रेम किया है वहाँ भी वो संतुष्ट नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है विपथगामिनी एवं अहंकारी महिला। सावित्री इस नाटक में एक ऐसी कामुक, विपथगामी, आधुनिक महिला, एक अहंकारी महिला का प्रतिनिधित्व करती है जो अपनी सुविधाओं के लिए मार्ग से भटक गई है। उसने अपने जीवन में जो भी पुरुष मिला उस पुरुष को ऐसे निचोड़ा है, ऐसे निचोड़ा है, ऐसे लस लिया है कि पूरी तरह से उस पुरुष को निचोड़ दिया। उसकी लड़की को रात के अंधेरे में भगा ले गया और सहानुभूति के 2-4 शब्द कहकर दुत्कार दिया। किसकी लड़की को? जो पुरुष मनोज उसका दोस्त है वो भी उसकी लड़की को ले गया भगाकर और उसके बाद 2-4 शब्द सुनाए और खुश है। मतलब अपनी महत्वाकांक्षाओं और काल्पनिक पूरेपन की तलाश में वो भारतीय नारी के समस्त आदर्शों को सूली पर चढ़ाकर 5-5 पुरुषों से अनैतिक संबंध रखती है। विपथगामिनी कितने पुरुषों से संबंध रखती है? 5-5 पुरुष, ऊंचे पद, तनख्वाह और व्यक्तित्व के लिए वो अपने पतिव्रत रूप को त्याग कर विपथगामिनी बनती है। सही बात है। ऐसे ऊंचे पद, तनख्वाह और व्यक्तित्व के लिए अपने पतिव्रत रूप को त्याग कर वो विपथगामिनी करती है और अपने परिवार की घुटन टूटन का कारण बनती है। कौन? सावित्री। सावित्री क्यों बन गई अपने परिवार का घुटन टूटन का कारण? क्योंकि उसके मन में ऊंचे ऊंचे पदों की लालसा है। हालांकि वो एक स्वावलंबी महिला है, एक कमाऊ महिला है, उसका पति बिल्कुल निठल्ला बेकार है, फिर भी उस हम की भावना से वो युक्त हो गई है, अहंकारी महिला हो गई। वह चाहती है कि घर में जो कुछ भी हो वो सिर्फ उसके इच्छा के अनुरूप हो। वह इतनी अहंकारी महिला हो गई है कि वो महेंद्रनाथ को भी निठल्ला मानती है और उसको अपने पति के रूप में स्वीकार नहीं करती है। वो स्पष्ट कहती है कि मत कहिए मुझे महेंद्र की पत्नी। पग पर महेंद्र को चुनौती देती है। क्या चुनौती देती है?
कि पुरुष एक, बात तो मेरे घर की ही रहेगी, स्त्री तुम्हारा हूँ। मतलब मैं किसी भी पुरुष को संबंध तो बनाती हूँ, लेकिन मैं उसे पति मानने के लिए स्वीकार नहीं हूँ। महेंद्रनाथ के निठल्लेपन के कारण वह इतनी जिद्दी, हठीली और अहम यह से युक्त हो गई है कि जब जुनेजा की याद दिलाने पर कि वो तुम महेंद्रनाथ की पत्नी हो, तब भी वो ललकार के झटकार के कहती है कि मैं महेंद्र की पत्नी नहीं है, महेंद्र को अपने पास रख लो। और पुरुषों की इस साजिश से वह क्षुब्ध उठती है और कहती है आप जाइए, कोशिश करके भी उसे हमेशा के लिए अपने पास रखिए। किसको? जुनेजा से कहती है कि महेंद्रनाथ को अपने पास रहिए, इस घर में आना जाना उसका ठीक नहीं है और मुझे भी उसके पास उस मोहरे की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। किस मोहरे की? वो किसको मोहरा कह रही है? सावित्री किसको मोहरा कह रही है? महेंद्र सिंह को। क्या मोहरा कहती है कि उस मोहरे की मुझे बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, महेंद्रनाथ की ना मुझे ज़रूरत है ना मेरे घर को ज़रूरत है। लास्ट में हम ये कह सकते हैं कि सावित्री जो है अपने मार्ग को भूल गई है, वो अपने पथ को भूल गई है और एक अहंकारी महिला बन गई है। अहंकार उसके कण कण में समान गया है और अपने चरित्र को लुटाकर वो सब कुछ अर्जित करना चाहती है, जो मोहन राकेश ने इस नाटक के माध्यम से बताया। नेक्स्ट पॉइंट है यंत्रणाओं की शिकार, जो यातनाएं सह रही, यातनाओं की शिकार। इस नाटक में सावित्री का आवारा होना एक मनोवैज्ञानिक कारण है। ये ठीक है कि सावित्री एक महत्वाकांक्षा नारी है, वह अपने भौतिक सुविधाओं के पीछे भाग रही है, वह एक तृष्णा है उसको बड़े बड़े पद पाने की, बड़े बड़े सम्मान पाने की, वैभव पाने की, और वह एक पूरे आदमी की तलाश में भटक रही है। परंतु महेंद्रनाथ जी का जो व्यवहार है वो एक तो निठल्लापन है, दब्बू प्रकृति का है, और दूसरा वो मानसिक आघात से पीड़ित है। तो जो महेंद्रनाथ जी है वो पूरी रूप से मानसिक आघात देता है। किसको? सावित्री को। तो वो काल्पनिक रूप से पूरेपन की तलाश में आवारा बनी हुई है। जीवन के हर मोड़ में, प्रत्येक मोड़ में पति की असफलता से क्षुब्ध नारी सावित्री नारित्व का विरोध करने लगती है। पति की जो आदतें हैं, पति की जो निठल्लता है, पति की जो असफलता है, उन सब से सावित्री पूर्णतः क्षुब्ध हो गई है और वो विद्रोह करने लगती है। वह अपने पति के रूप में पूरे आदमी की तलाश की एक यथोचित यंत्रणा झेलती है। महेंद्रनाथ के व्यवहार को नाटककार ने कई स्थलों पर बहुत अच्छा चित्रण किया है कि फला से तुम ठीक से बात क्यों नहीं करती, तुम अपने को पढ़ी लिखी क्यों कहती हो। बार बार महेंद्र सिंह जो है बार बार उसको कमेंट्स मार रहे हैं। किसके लिए? सावित्री के लिए। व्यंग्यात्मक शैली में भाषा कहते हैं कि तुम अपने आप को बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी क्यों मानती हो, तुम फलाने से बात क्यों करती हो, तुम फलाने से बात क्यों नहीं करती हो। क्योंकि वो जुनेजा से बात नहीं करती है तो बार बार उसको यातना दी जाती है कि तुम उससे बात क्यों नहीं करती है, तुम्हें लोगों के बीच में उठने बैठने का तमीज़ नहीं है। और महेंद्र जो है वो अपने दोस्तों के बीच में दब्बू बना रहता है, हल्का हल्का सा मुस्कुराता रहता है, लेकिन जैसे ही वो घर आता है एक दरिद्रता का रूप धारण कर लेता है, एक राक्षस का रूप धारण कर लेता है और बार बार उसको यातनाएं देता है। यंत्रणाओं का शिकार जो पॉइंट है कि उसको बार बार यातनाएं दे रहा है। किसको यातनाएं दे रहा है? सावित्री को। क्या कहता है? बोल, चलेगी, चलेगी, नहीं मानेगी, मैं नहीं समझता मानेगी कि नहीं मानेगी। और सावित्री फिर भी नहीं चलती है तो वो बिल्कुल भी सावित्री उसकी बात को नहीं मानती और यहाँ तक ये स्थिति आ जाती है कि कभी कभी महेंद्रनाथ सावित्री की पिटाई भी कर देते हैं। और वही और घर की स्थिति देखें
तो बड़ी लड़की जो बिन्नी है, बिन्नी के शब्दों में महेंद्र सिंह एक राक्षस के रूप में उभर कर सामने आते हैं। आप शायद सोच भी नहीं सकते कि क्या क्या होता जा रहा है। डैडी की चीखती पुकार और उसकी बेटी के कपड़े को तार तार कर देना, मुंह में पट्टी बांध देना, घुसल खाने में ले जाना, वहाँ कमोड पर बिठा देना, ये उनकी जो यातनाएं हैं उसका बयान भी नहीं कर सकते कि कितनी भयानक भयानक यातनाएं जो हैं वो महेंद्र नाथ अपनी पुत्री को भी देते हैं, कितनी भयानक यात्राएं देते हैं। इस प्रकार सावित्री के चरित्र में आवारापन, वर्तमान आर्थिक विसंगतियां, बढ़ती महत्वाकांक्षाएं और पति के निठल्लेपन और पारिवारिक यंत्रणाओं का कारण है। मतलब जितनी भी आर्थिक विसंगतियां हैं और महत्वाकांक्षाएं हैं, उससे महेंद्र सिंह निरंतर उस पर यातनाएं देता है। यही मुख्य कारण है यातनाओं का। अंत में है निष्कर्ष। सावित्री का जो चरित्र चित्रण है कि वो कर्तव्यबोध नारी है, महत्वाकांक्षी आधुनिक नारी है, भौतिक सुख सुविधाएं भोगने वाली नारी है, दाम्पत्य जीवन से असंतुष्ट नारी है, विपथगामिनी और अहंकारी नारी है, यंत्रणाओं का शिकार है। और अंत में निष्कर्ष रूप में हम क्या कह सकते हैं? निष्कर्ष रूप में यही कह सकते हैं कि सावित्री पूरे नाटक की केंद्रीय बात है। नाटक की समस्त कथा वस्तु उसके चारों तरफ घूमती हुई दिखाई देती है। वह नाटक की फल भोगनी भी है, वह नाटक की नायिका भी है तो वह फल भोगनी भी है। उसे नाटक का नायिका भी कहा गया है। परिस्थिति और महत्वाकांक्षाओं के कारण वो अपने पद से भटक गई है। भटकाया ही नहीं, छली भी गई है। उसकी जो आकांक्षाएं हैं, महत्वाकांक्षाएं हैं और जो उसकी परिस्थितियां हैं, वो अपने पूर्णतः अपने पद से भटक गई है और अब वो छली गई है। कुल मिलाकर सावित्री का चरित्र जो है वो वर्तमान समाज में व्यवस्थावश नौकरी की बोझ से दबी मध्यम वर्गीय परिवार की नारी का प्रतिनिधित्व करती है। पति की जो आर्थिक असफलता घर के बोझ को पूर्णतः उस पर लाद देती है। घर की टूटती बिखरती जिंदगी और घर की ऊब से पिछले 20-22 सालों से वो अपनी कल्पना के एक पूरे आदमी की तलाश में, अधूरा नाटक है ना, अब वो पूरे आदमी की तलाश में इधर उधर भागती रहती है। पूरा आदमी किसे कहा गया? उस दिन भी समझाया था, दोबारा समझा रहे। पूरे आदमी का मतलब होता है कि जो मानसिक रूप से भी स्वस्थ हो, जो काम भी करता हो, जो पैसा भी कमाता हो, जिसकी इज्जत भी हो, बड़ा पद भी हो, आदि आदि। मतलब पूरे आदमी की तलाश में वो ढूंढ रही है। अपने मादे और अपनी शख्सियत वाले पूरे आदमी की तलाश में वह आधे अधूरे आदमी से टकरा कर वापस लौट आती है और अपनी खीज में चीखती चिल्लाती है, तार तार हो जाती है। और उसी आधे अधूरे पुरुष महेंद्र साथ के साथ जीने के लिए वो मजबूर होती है, क्योंकि उसने पूरे में भटक कर देख लिया है। 5 पुरुषों से अनैतिक संबंध बना लिए, लेकिन कहीं भी उसको पूरापन दिखाई नहीं देता है। सभी ने उसका दुरुपयोग किया है। अंत में सावित्री को आधे अधूरे नाटक में उस महत्वाकांक्षी आधुनिक नारी के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जो पति की असमर्थता और आर्थिक वैषम्यता का उसका अधूरापन मारकर स्वयं अपने अधीरपन को, अन्य पुरुषों से संबंध को पूर्ण बनाने का प्रयास करती है और पर पुरुष को आकर्षण और व्यक्तित्व उसे तोड़कर रख देता है। अतः हम यही कह सकते हैं, इस नाटक से हम जो शिक्षा ले सकते हैं कि हमें अपने परिवार के साथ समायोजन करना चाहिए, अपने परिवार की खुशियों में खुशियाँ बांटना चाहिए, हमें अपने परिवार से बाहर नहीं निकलना चाहिए। देखिए, अगर हम उदाहरण स्वरूप सावित्री की बात करते हैं तो सावित्री जो है कितने पुरुषों से अनैतिक संबंध कर चुकी है, उसके बाद भी सावित्री को अपने जीवन में सुख की प्राप्ति नहीं हुई है। सावित्री हमेशा भटक चुकी है, कहीं भी उसको सुख दिखाई नहीं दे रहा है।
तो कहने का तात्पर्य हमारा यही है कि सावित्री जब पूर्णता भटक चुकी है तो, और अंततः अंतगत्वा वो लास्ट में वापस कहाँ आई है? अपने पति के पास ही वापस आई है, और वही सुख की प्राप्ति होती है। यही है सावित्री का चरित्र चित्रण।